अब आपके सवालात फारिस बेग साहब ने पूछा है सलीम साफ़ी साहब से सवाल। पहला, साफ़ी साहब आपसे पूछा जा रहा है अंसार अब्बासी साहब की खबर का हवाला देके कि 9 मई के वाक़यात की रिपोर्ट से परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी के नाम गायब हैं। क्या पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी और जो चौधरी परवेज़ इलाही है वो दोनों पीपल्स पीटीआई में तो थे, लेकिन दोनों का अपना एक ज़ाती हैसियत भी था। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने आबा व अजदाद से लेकर पिछले साल तक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे और परवेज़ इलाही साहब भी अपने आबा व अजदाद से लेकर पिछले साल तक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे और इनके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने या फिर इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनने पे हम हैरान थे, ना कि उनके नाम किसी जगह नहीं है तो उस पे हैरानगी का इज़हार होना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब चूँकि फैसला कुन वक्त आ गया है तो जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनकी तरफ जाया जा रहा है और शायद जो लोग वैसे ही उसमें लपेटे गए थे। मैं ख़ुद भी ये कह सकता हूँ कि जो 9 मई है, 9 मई में चौधरी परवेज़ इलाही या इसका शाह कुरैशी का कोई रोल नहीं था, लेकिन इससे ये मतलब निकालना कि पीटीआई से मुतालिक पॉलिसी बदल जाएगी, मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आपके ख्याल में फैसला कुन वक्त आ चुका है। अच्छा जी, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रीमा उमर साहिबा से किया गया है ज़ईम मुस्तफ़ा साहब की जानिब से। रीमा ये पूछा गया है कि अख्तर हुसैन के इस्तीफे के बाद जुडिशल कमीशन के फैसलों और अदालती आज़ादी पर सवालात उठ रहे हैं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में जजेस की तकर्री का मौजूदा निज़ाम शफाफ है या किसी इस्लाहात की ज़रूरत है? यही तो गिला है, यही रोना है कि पहले का जो निज़ाम था उसमें जुडिशरी के पास खुद बहुत से इख्तियारात थे और कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। लेकिन अब आपने इस अमेंडमेंट के बाद जो बैलेंस है वो बिल्कुल दूसरी तरफ टिल्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव की तरफ। कोई ट्रांसपेरेंसी आप नहीं लाए। आप देख लीजिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किस तरह होती है। हमारे पास कोई क्राइटेरिया है नहीं है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है कि किस तरह असेसमेंट हुई है, किस तरह एक शख्स को चुना गया है दूसरे के ऊपर, नहीं हमें पता लगता। सिमिलरली जुडिशल कमीशन ने अपने रूल्स तो बना लिए, उसमें क्राइटेरिया दे दिया जिसको देख के वो जजेस अपॉइंट करते हैं, लेकिन क्या वो पब्लिक होता है कुछ भी? हमें मालूम है कि अब जो अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो किस बुनियाद पे हुई हैं, कैसा स्कोर किया है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने जो कंसिडर हो रहे थे, और जो कॉम्पोजिशन है उस पर तो सवाल है ही कि आपने जुडिशरी को, उनके मेंबर्स को एक तरह से माइनॉरिटी में कर दिया और आपने एग्जीक्यूटिव की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मजीद बढ़ा दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे क्यों अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कैसे होती हैं, क्या देख के होती हैं, इसमें कहीं भी शफाफियत नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखें, मैं कहूँगी मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मुश्किल लगता है क्योंकि जो रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है, वो शफाफियत नहीं है, वो कंट्रोल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। अगला सवाल किया गया है शहजाद आपसे, और आपसे पूछा है हम्माद पटेल साहब ने कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने बिजली के मुआहिदों पर दोबारा बातचीत करने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस इक़दाम से सरमायाकारों के एतमाद और मुस्तकबिल के निजी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचेगा, ये कहा जा रहा है। क्या इस तनकीद में वजन है? देखिए, क्योंकि टारगेट अगर सिर्फ आप पावर प्लांट्स को करेंगे या उन कंपनीज को करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जायज़ नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है, चाहे 94 की पॉलिसी हो, 2002 की हो, 2008 की हो या 2016 की हो, वो ऐसे मुआहदे हैं जिसमें इवेंचुअली ये पावर प्लांट्स एक अच्छा खासा एक बड़े मार्जिन पे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डॉलर टर्म्स में होते हैं। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट्स ये इन्होंने खुद किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ना कोई हुकूमती पॉलिसी और जो आपका जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी है उनके तहत ही हुए हैं ना। तो जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त आप लोगों ने क्यों ये होने दिया और क्यों उनको नहीं देखा? और आज अगर आप आईपीपीज को फोर्स करें, एक तो ये होता है नेगोशिएट करें, लेकिन एक होता है आप फोर्स करें। इस वक्त जो शिकायत आ रही है उनकी तरफ से वो यही है कि हमें जो है हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम इस पर नेगोशिएट करें। लेकिन जिन लोगों के और जिन दौर में ये मुआहदे हुए थे, जिन्होंने ये गलत एग्रीमेंट्स करवाए थे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो किसी सिर्फ एक हिस्से को इसको अकाउंटेबल ठहराना मेरे ख्याल से ये गलत है। और इसके असरात हमने देखे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में जो 2-3 पोटेंशियल बायर्स थे, जब उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो आईपीपी के साथ हो रहा है कि उनके जो अग्रीमेंट्स थे उनको रीनेगोशिएट कर रहे हैं आप जबरदस्ती। तो कल को हमने पीआईए खरीद लिया, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर आप मुल्क में बैरूनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं
तो आपको जो है कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, आप उनके मुआहदे एग्रीमेंट नहीं तब्दील कर सकते। तो जो तनकीद हो रही है वो उसमें वजन है। थैंक यू शहजाद। उमर चीमा साहब, आपसे आयशा हुसैन ने सवाल किया है कि वजीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी जल्द मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी है, पाकिस्तान इस दौर में इतना पीछे क्यों है? पाकिस्तान हर चीज में पीछे है। जो क्रिप्टो में पीछे है इसकी जो मेन वजह है वो स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक का एक अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हें ये डर है कि क्रिप्टो की वजह से हमारा धंधा मुतासर होगा, और मैंने देखा है कि उसमें भी ज्यादातर उनकी एक लैक ऑफ क्लैरिटी है और वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है कि मसला है क्या या इसमें उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि स्टेट बैंक को भी अगर हम छोड़ दें, पाकिस्तान में क्रिप्टो की जो अडॉप्टर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनकी तादाद हमारे स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज्यादा है, हमारे जो टैक्स फाइलर हैं उनसे कहीं ज्यादा है। मैं जानबूझ कर नहीं ले रहा, लोग 2-2 करोड़ कहते हैं, मैं कहता हूं 1 करोड़ समझ लें कि 1 करोड़ लोग हैं। तो बजाय इसके कि ये सैलरी क्लास से आप बार बार टैक्स लेते हैं, आप इनको टैक्स नेट में लाएं, और वो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुशी से आना चाहेंगे ताकि उनका जो पैसा है वो डिक्लेयर हो सके। अभी जो है वो ना उनका कोई स्टेटस ही नहीं है, ना ये लीगल है ना ही इलीगल है, हरासमेंट हो रही होती है, कभी बैंक्स जो है लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर रहे होते हैं, कभी FIA वाले और कोई झूठे केसेस में उन लोगों को उठा रहे होते हैं। तो रहने के इसमें हुकूमत अगर मुआशी लिहाज से देखे तो टैक्स की मद में इन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, और यानी कि वो टैक्स लगा दें जो लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनको ये भी तो लीगलाइज करने में फायदा ही है। ठीक है उमर चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त आज इतना ही था। आप लोग हमें YouTube के ऊपर इसी तरह सवाल भेजते रहें।